Hi everyone, welcome to Quick Bits of UPSC by CVSD Code. Today we will discuss about the ninth schedule of Indian Constitution. सी जब हम PYQs को देखते हैं तो 2018 और 2019 में नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है और क्विक बिट्स में हम मोस्टली उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं बिकॉज यूपीएससी का हमेशा से PYQs के टॉपिक्स पे इंटरेस्ट रहता है और उसके रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं। जैसे 2018 में नाइन्थ शेड्यूल पे पूछा गया, फिर अगले ही साल फिर से पूछा गया लेकिन फ्रेमवर्क चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों पीवाईक्यूज को हम लोग टॉपिक एंड करने के बाद देखेंगे। नाइन्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? देखिए, हमें पता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर उन फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट करता है तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी सिटीजन जो है कंट्री का, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो उस टाइम पे हमारी सोसाइटी में बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज चल रही थी, खास करके लैंड के सिस्टम में, मतलब जमींदारी सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही पर्टिकुलरली फॉर्म किया गया था। उसके चलते बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स ऐसे थे, लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं बचा था। तो उनके साथ ये जो सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस हुआ था, इसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट कुछ लैंड रिफॉर्म्स लेके आई। लेकिन जब भी उन लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बात की जाती थी, उसके ऊपर कोई रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किया जाता था, तो मोस्टली जो लोग होते थे वो फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच के चलते मतलब आर्टिकल 32 के चलते सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते थे कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जमींदार से लैंड लेकर लैंडलेस फार्मर को देने की कोशिश की गई तो जमींदार कहता था मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रीच किया जा रहा है। उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट हुआ भी करता था। तो जब ये सारी चीजें, ये टसल जब होने लग गया कोर्ट के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में, तो उसके चलते एक सॉल्यूशन पार्लियामेंट ने निकाला, वो था आपका नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया कि अगर कोई भी सेंट्रल और स्टेट लॉ नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाएगा तो आप उसको कभी भी जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब तब आप वास्ता दे के ये नहीं कह सकते जाके कि हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। तो अगर नाइन्थ शेड्यूल में किसी एक्ट को, कानून को डाल दिया गया है, तो भले वो आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच ही क्यों ना करता हो, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ लगा होगा कि नाइन्थ शेड्यूल बनाया क्यों गया था। अब इसको ऐड किया कब गया? इसको 1951 में ऐड किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में ये डिसीजन दिया था कि पार्लियामेंट के जो भी लॉ हैं उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो जब ये लगा पार्लियामेंट को कि बार बार फंडामेंटल राइट्स के चलते हमारे रिफॉर्म्स अटक रहे हैं, तब उन्होंने शंकरी प्रसाद केस की जजमेंट सुनने के बाद नाइन्थ शेड्यूल को इंप्लीमेंट कर दिया, अमेंडमेंट एक्ट करके नाइन्थ शेड्यूल डाल दिया। अब नाइन्थ शेड्यूल में वो जो भी कानून डालते उसको जाके कोर्ट में नहीं सुना जाता, क्योंकि सीधा बोला गया था नाइन्थ शेड्यूल में कि एनी काइंड ऑफ लॉ विच इज देयर इन द नाइन्थ शेड्यूल, इवन इफ इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, देन ऑल्सो इट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स। तो दरअसल नाइन्थ शेड्यूल ने एक स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्रिएट किया। एक तो इटसेल्फ शेड्यूल आ गया जिसमें जो भी कानून डालने थे उनकी बात कर दी गई कि उनको आप वायलेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से उन कानून को इंप्लीमेंट कर सकता है भले फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाए। साथ ही साथ आर्टिकल 31B जो है उसको भी इंसर्ट किया गया। पर क्या इसका मतलब ये था कि किसी भी कानून को पार्लियामेंट अपनी मर्जी से डाल सकता था नाइन्थ शेड्यूल में? ऐसे तो सारे के सारे कानून को ऐसे डाल दिया जाता नाइन्थ शेड्यूल में और कहा जाता कि हम तो नहीं सुनते भाई कोर्ट की, फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेंगे। तो ऐसा नहीं था। बहुत पर्टिकुलर लॉज को ही पार्लियामेंट भी डालने की कोशिश कर रहा था नाइन्थ शेड्यूल में, ताकि रिफॉर्म्स जो है सोसाइटी के अंदर वो किए जा सके और सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस किया जा सके। तो सर्टन लॉज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू बाय एडिंग द नाइन्थ शेड्यूल एंड आर्टिकल 31B। साथ ही साथ जो आर्टिकल 31A था उसमें भी कुछ एग्जेम्पशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, जिसके चलते पार्लियामेंट किसी भी पर्सन के लैंड को एक्वायर करने के लिए कानून बना सकता था। लेकिन आर्टिकल 31B का जो स्कोप है वो 31A से भी ज्यादा है। जब 31A और B को अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगा, ठीक है। तो 31B इज वाइडर इन स्कोप एज कंपेयर टू द 31A। लेट्स सी हाउ। सो आर्टिकल 31B क्या कहता है? दरअसल इसमें ये बोला गया है कि कोई भी एक्ट और रेगुलेशन अगर नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर दिया गया है तो आप उसको फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच के चलते जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो कोर्ट ऐसे केस को एक्सेप्ट नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इफ इट इज बीइंग इंसर्टेड इन द आर्टिकल 31B और अंडर द नाइन्थ शेड्यूल। तो ये बात बोली गई। अब आर्टिकल 31A, इससे ज्यादा बड़ा 31B क्यों है?
क्यों है? क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला 31 बी जब ऐड किया गया वो इसीलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे टेनेंट्स जो थे, टिलर्स जो थे, जो कि एक्चुअल में खेत पे काम करते थे, उनको लैंड नहीं बाँटा जा रहा था। जमींदार उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मदद नहीं कर रहे थे। तो इसके चलते ये 31 बी और 9th शेड्यूल पार्लियामेंट को लेके आना पड़ा ताकि लैंड वगैरह टेनेंट्स को भी दिया जा सके, लैंडलेस फार्मर्स को भी लैंड दिया जा सके। पर ऐसा हो रहा था कि उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, है ना? तो जब भी सरकार प्रॉपर्टी को एक्वायर करने जाती थी तो सामने वाला जमींदार वास्ता दे देता था कि मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, तो 9th शेड्यूल तो ला दिया गया। पर 9th शेड्यूल को ऐड करने से भी पहले आर्टिकल 31A लाया गया था। आर्टिकल 31A में सरकार ने ये कहा था कि केवल 5 ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरीज के लॉ होंगे जिनको आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स जिनके ऊपर अगर वायलेट हो भी गया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अदरवाइज किसी भी और मैटर में अगर आपका लैंड एक्वायर करने की कोशिश की जाती है या इलीगल बिहेव करने की कोशिश की जाती है जिससे आर्टिकल 14 और 19 वायलेट हो रहा हो तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो। तो आर्टिकल 31A ने केवल 5 स्पेसिफिक कैटेगरीज के कानून को सुरक्षा दी कि वो कानून वायलेशन कर सकते थे फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट कर सकते थे, लेकिन आर्टिकल 31B ने खुली छूट दे दी कि कोई भी कानून इसमें डाल दो तो सीधा सीधा उसके अंतर्गत आप फिर ब्रीच कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को, है ना? तो इसलिए हम बोलते हैं 31B का स्कोप 31A से बड़ा है बिकॉज 31A प्रोटेक्टेड ओनली द 5 स्पेसिफिक कैटेगरीज। अब ये कौन कौन सी थी? ये 5 कैटेगरीज जो थी ये भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में थी कि कैसे एक्विजिशन लैंड का जो है वो स्टेट कर सकती है। तो आर्टिकल में स्पेसिफिकली बताया गया लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात करते हुए कि अगर किसी का लैंड एक्वायर करने की कोशिश की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्राइटेरिया तो उसको आर्टिकल 14 का वायलेशन या 19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब ये कौन कौन से केसेस होंगे जहां पे लैंड एक्वायर किया जा सकता है? सबसे पहले तो किसी के एस्टेट को एक्वायर करना। बहुत सारे प्रिंसली एस्टेट्स थे, है ना? बहुत सारे ऐसे खाली मतलब डिवीजन के बाद लैंड्स पड़े थे जो कि गवर्नमेंट के पास ही बिलोंग करते। तो अगर गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर रही है तो कोई बंदा आके नहीं कहेगा कि आर्टिकल 14 और 19 हमारा वायलेट हो रहा है। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट जो है इस प्रॉपर्टी का स्टेट करना चाहती है तो स्टेट कर सकती है, तब भी वायलेशन नहीं माना जाएगा फंडामेंटल राइट का। फिर कॉर्पोरेशन को अमेलगमेशन करना, उनका आपस में ज्वाइंट कुछ ग्रुप बनाना, उसके लिए भी स्टेट को प्रोटेक्शन दिया गया। इसके अलावा कॉर्पोरेशन के राइट्स को मॉडिफाई करने का भी अधिकार स्टेट को दिया गया। और माइनिंग किसको बांटनी है, माइनिंग के लीज किसको देने हैं, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, उसके ऊपर भी स्टेट को पूरा हक दे दिया गया। तो ये 5 ऐसे कानून बना दिए गए जिसके ऊपर बोला गया कि स्टेट अपनी मर्जी से मालिक है, मतलब स्टेट इस कानून के चलते आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करती भी है तो भी कोई बंदा जाके कोर्ट में नहीं बोलेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। ठीक है? तो स्टेट को इसमें क्या मिला? इम्यूनिटी मिल गई स्टेट को। ठीक है? इम्यूनिटी 5 कानून में मिली। तो इसमें बस एक पॉइंट और था कि अगर स्टेट ने इन कानून को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है तो ये कानून जो है इसको आपको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही ये आपके एक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी से लैंड एक्वायर कर भी रहे हो इन 5 कैटेगरीज के अंतर्गत तो भी आपको मार्केट वैल्यू पे लैंड एक्वायर करना होगा, सामने वाले को पैसा देना ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 31A ने स्टेट को कुछ ना कुछ इम्यूनिटी दी और स्टेट को 5 कानून पे बोल दिया कि आप 5 कानून पे माई बाप हो, जो आप करना चाहते हो वेलफेयर के लिए आप कर सकते हो। फिर आर्टिकल 31 इंसर्ट होने के बाद भी बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो अटक रहे थे, इसीलिए फिर 31B लाया गया। और सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स के चलते ही 31B में आगे चल के कानून को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, बहुत सारे एक्ट्स इसमें वो भी डाले गए जो रिजर्वेशन से रिलेटेड थे, जो रिजर्वेशन के लॉ को वायलेट करते थे। तो 9 शेड्यूल में डाल दिया गया, क्योंकि 9 शेड्यूल में डाला तो माना ही नहीं जाएगा कि आप फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हो, है ना? तो बहुत सारे और कानूनों को भी फर्दर प्रोटेक्शन देने के लिए आगे चल के सरकार ने 9th शेड्यूल में डालना शुरू कर दिया। तो जो आपका स्टार्ट हुआ था लैंड रिफॉर्म्स के चलते शेड्यूल, वो आगे चल के एक ऐसा जरिया बन गया जिसमें कानूनों को डालते डालते सरकार हमेशा से फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करती चली जा रही थी। अब ये चीज कोर्ट को गवारा नहीं थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कभी भी जाओ अपनी मर्जी से किसी भी कानून को 9 शेड्यूल में डालते रहो। ऐसे करते करते 280 प्लस कानून या एक्ट ऐसे हो गए जो सीधा सीधा 9th शेड्यूल में डाल दिए गए, और डालने के बाद ना 280 प्लस कानून को प्रोटेक्शन मिल गया, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो गए, जुडिशियरी उस पर कुछ बोल ही नहीं सकती थी। इसलिए 1973 में केशवानंद भारती केस एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई भी कानून वायलेट करता है तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। कोई भी कानून माने कोई भी कानून। तो हम ये कह सकते हैं
कि 1973 में कोई भी कानून में 9th शेड्यूल आता है, 31 बी भी आता है, तो अगर ये भी वायलेट करते हैं आपके किसको, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो हम कहेंगे कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर कोर्ट ने अपने डिसीजन को फर्म दिखाने के लिए कि हाँ जी 31 बी पे भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो अब होगा, इसके चलते विमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1981 में जजमेंट दिया और ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी एक्ट 9th शेड्यूल के अंदर डाले जाएंगे उनको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट का पूरा अधिकार है उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करने का, जुडिशियल स्क्रूटनी करने का। तो कोर्ट ने ये कंसिडर कर लिया कि 1973 से पहले आपने जो 9th शेड्यूल में डाला उसको चलो हमने मान लिया कि आपने डाला, लैंड रिफॉर्म्स के लिए किया, जो भी किया, लेकिन 1973 के बाद से आप कुछ भी अगर डाल रहे हो 9th शेड्यूल में, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस कानून को पूरे तरीके से प्रोटेक्शन मिल गया। वो हमेशा जुडिशियल स्क्रूटनी में रहेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है अगर किसी को लगता है कि उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अगेन 2007 में आईआर कोहेलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल जो है उसके अंदर जितने भी आपके कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद से डाले गए हैं, अगर वो कानून आर्टिकल 14, 19 और 21 को, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, वायलेट करते हैं, तो उन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। तो कोर्ट ने अपनी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी वो पूरे तरीके से वापस ले ली। इस आईआर कोहिलो वाले केस के ऊपर मेंस में भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जजमेंट्स आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आई, तो हमें समझ लग गया कि 1973 के बाद से 9th शेड्यूल में कानून डालने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको पूरे तरीके से प्रोटेक्शन मिल गया। तो जो स्टेट की इम्यूनिटी थी उसके ऊपर एक लगाम लगा दी गई और कहा गया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 को आप 9th शेड्यूल की आड़ में वायलेट नहीं कर सकते हो। तो हुआ क्या था, पहले जब भी आपका ये बनाया गया था 9th शेड्यूल, तो उसमें लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड जो एक्ट्स थे उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। बाद में रिजर्वेशन रिलेटेड एक्ट भी उसमें डाल दिया गया, जिसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन का प्रावधान जब कर दिया गया तो 50% की लिमिट को ब्रीच कर दिया गया था। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसको प्रोटेक्ट इसलिए ऐसे कर दिया गया कि इसको भी 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो कोई भी सिटीजन फिर जाके कोर्ट में ये नहीं बोल पाया कि 69% रिजर्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसको 9th शेड्यूल में प्रोटेक्शन दे दिया गया था। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए कोर्ट ने एक फर्म डिसीजन लिया और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क के तहत फिर से 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाल दिया गया। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने या फिर पार्लियामेंट ने भी एफर्ट डाला। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के 96th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के चलते एक प्रोविजन ऐड कर दिया और ये कहा कि अगर कोई भी कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है और तब वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उसको कोर्ट में सीधा सुना जाएगा। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार जो है वो पूरा जुडिशरी के पास रहेगा। अब देखते हैं दो क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे पीवाईक्यू में 9th शेड्यूल के ऊपर। 2018 में पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, पार्लियामेंट है ना, स्टेट भी डाल सकता है इनफैक्ट। इसके अलावा वैलिडिटी ऑफ लॉ जो है वो 9th शेड्यूल में जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाला जाएगा वो किसी भी कोर्ट के द्वारा एग्जामिन नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि पहले तो ये सही था कि पहले इसके ऊपर कोई एग्जामिनेशन कोर्ट का नहीं था, लेकिन 1973 के बाद हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वो जुडिशरी को मिल चुका था। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें केवल वन ओनली आपका करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, 9th शेड्यूल आपका इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत। अब देखिए हमें ये पता है 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया जब 9th शेड्यूल ऐड किया गया। 1951 में किनकी गवर्नमेंट थी, लॉजिक लगाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो डायरेक्टली आपको आंसर भले ना पता हो, इनडायरेक्ट अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। तो इसी तरीके से 9th शेड्यूल जो है वो आपका हमने कवर किया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरीके से ऑलरेडी क्विक बिट्स में हम लोग 5th और 6th शेड्यूल को विद कंपैरिजन कवर कर चुके हैं, आप उसको लिख सकते हैं, सॉरी उसको देख सकते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक आपको टफ लगता है, आपको लगता है कि क्विक बिट्स में कवर करना चाहिए, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।